नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल की मानसी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बतला रहे हैं सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट हनीफ जवेरी जी। फाइनल ओके। आदाब, मैं हूं हनीफ जवेरी। मैं फिल्मी पत्रकार रहा हूं 1977 से। सेम चीज फिर से वापस से? हाँ बोलो। अपग्रेडिंग। बोल। मेरा जन्म मुंबई में हुआ, मिडिल क्लास फैमिली में। मेरे डैडी लॉयर रहे हैं, मम्मी हाउसवाइफ थी और हम लोग 4 भाई बहन रहे हैं। और मेरी ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर भी हम लोग के साथ ही रहते थे। और मेरा पढ़ाई भी बॉम्बे में हुई। मैं बॉम्बे में ही मेरी शादी हुई, बॉम्बे में ही मेरे बच्चे हुए और आज भी मैं मुंबई से जुड़ा हूँ। मुझे बचपन में ही महमूद साहब की फिल्में देखने का बड़ा शौक़ रहा। तो अक्सर मम्मी डैडी मुझे कहते थे कि तुम अगर अच्छे मार्क्स नंबर लेकर आओगे स्कूल में तो हम आपको महमूद की फिल्में दिखाएंगे। और इस तरीके से फिल्मों में मेरा रुझान फिल्में देखने का मुझे शौक़ रहा। और उस ज़माने में मेरे डैडी लॉयर थे, उनके एक फ्रेंड लॉयर थे जिनका नाम था मुस्तफ़ा शेख। तो मुस्तफ़ा शेख साहब का हमारे घर बहुत आना जाना था। और मुस्तफ़ा शेख साहब के साहबजादे थे फारूक शेख, जो एक्टर के तौर पर उन्होंने फिल्मों में बाद में काम किया। तो अक्सर मुस्तफ़ा शेख का हमारे घर आना जाना था और मैं उन फारूक भाई से भी मेरी मुलाकात उस ज़माने में होती थी, लेकिन पता नहीं था कि आगे क्या होगा। तो मैंने जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दिया तो मुझे थोड़ा कमाने का शौक़ रहा। तो रंगून वाला ट्रैवलिंग एजेंसी करके एक ट्रैवल एजेंस था, वहाँ पे मैंने 300 रुपीज़ की मंथली पेमेंट पे जॉब की, जो 6 महीने से ज़्यादा मैं वहाँ काम नहीं कर सका। क्या जॉब था वो आपका? मेरा जॉब ये था कि वो फॉर्म भरना, पासपोर्ट्स के लिए अप्लाई करना, वीज़ा के लिए अप्लाई करना, इस तरह का एक जैसे क्लरिकल जॉब होता है वैसा जॉब था। तो वो मैं पढ़ाई के साथ साथ मेरा उस साइड में वो मैं कर लेता था, लेकिन फिर भी वो जॉब मैं ज़्यादा समय तक नहीं कर पाया और 6 महीने में मैंने वो छोड़ दिया। उसी दौरान मेरी मुलाकात जो है वो हमारे साथियों से हुई जो हमारे इलाके में रहते थे। तो उन्होंने कहा था कि टाइम पास करने के लिए इवनिंग में एक काम करते, ग्रुप में शामिल होते हैं और थिएटर करते हैं। तो वो थिएटर के माध्यम से मैं साबु सिद्दीक में प्ले हम लोग के रिहर्सल्स करने लगे। हमारा जो प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं थे सब, ऐसे जैसे एक शौकिया तौर पे लोग क्रिकेट खेलते हैं, उसी तरीके से हमने ड्रामों में दिलचस्पी ले ली थी। तो साबु सिद्दीक में मेरी मुलाकात जो है शादत अख्तर साहब से हुई। तो शादत अख्तर साहब ने मुझे अपने एक प्ले में ले लिया और इस तरीके से मैं स्टेज पर मेरी एंट्री हो गई। और उस ज़माने में कादर खान साहब जो थे वो बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन वो साबु सिद्दीक में अक्सर हमारे रिहर्सल्स देखने के लिए आते थे क्योंकि वो शादत साहब के भी दोस्त थे। और उसी दौरान मेरी मुलाकात एक्टर मुश्ताक मर्चेंट से हुई। और मुश्ताक मर्चेंट साहब और मेरे घर के में कोई खास डिस्टेंस नहीं था, वो नागदेवी में रहते थे, मैं पायदुनी में रहता था। तो इसके लिए हमारी अक्सर मुलाकात भी होती थी और साबु सिद्दीक में भी हम लोग मिलते थे। तो एक तरह से और मुश्ताक साहब भी उन दिनों फिल्मों में काम करने लग गए थे। तो इस तरीके से ये मजमा बनता गया और मुश्ताक साहब की वजह से मेरी मुलाकात हो गई एस खान साहब के साथ। खान साहब उन दिनों फोटोग्राफी के साथ साथ पत्रकार भी थे और वो कई मैगजीनों के लिए लिखते थे। तो दोस्ती इस कदर हो गई कि मैं उनके साथ स्टूडियोज़ में या फिल्म स्टार्स के घर जाने लगा। और मेरा उस ज़माने में मोटिव सिर्फ ये होता था कि मैं इनके साथ जाऊं और फिल्म एक एक्टर के साथ फ़ोटो खींच लूं, ताकि मैं कॉलेज के साथियों को ये बता सकूं कि देखो मैं विद्या गोस्वामी के साथ हूँ या मैं राजकुमार के साथ हूँ। और खान साहब का उन दिनों लैंडलाइन नंबर नहीं था, तो स्टार से अपॉइंटमेंट लेने का काम मैं करता था अपने फ़ोन से, जो हमारे घर लैंडलाइन था। और इस तरीके से हम लोग दोनों दोस्त जो है वो फिल्म स्टार्स के घर जाते थे, इंटरव्यूज़ करते थे और इस तरीके से हम लोग का सिलसिला जो है आगे बढ़ता चला गया। इंटरव्यूज़ के दौरान एक बार ऐसा हो गया कि
हमने पूनम ढिल्लों नई नई आई थी, उनकी ये नूरी पिक्चर रिलीज नहीं हुई थी और खान साहब को पूनम जी का इंटरव्यू करना था। तो हम लोग मैंने पूनम जी का अपॉइंटमेंट फिक्स किया। उस ज़माने में पूनम जी का बॉम्बे में रहना नहीं था, वो चंडीगढ़ से आती थी और चली जाती थी। तो यश चोपड़ा के ऑफिस में मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया एस खान साहब के नाम से। और उस ज़माने में यश चोपड़ा का ऑफिस जो था वो राजकमल कला मंदिर स्टूडियो में होता था। तो हम लोग ने जिस रोज इंटरव्यू होना था उस दिन खान साहब का फ़ोन आया कि आज ये इंटरव्यू कैंसिल करना पड़ेगा, उनको कोई ज़रूरी काम आ गया। तो हमने कैंसिल कर दिया और एक दूसरा अपॉइंटमेंट ले लिया। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ कि खान साहब को कुछ ऐसा हो गया कि दूसरा भी अपॉइंटमेंट हमको कैंसिल करना पड़ा। अब 2-3 दिन के बाद का जो हमको अपॉइंटमेंट मिला था पूनम जी से मिलने का, तो उस रोज सुबह ही सुबह मुझे एस खान साहब का फ़ोन आया 7-8 बजे और बोले कहा कि आज का अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं करना है, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। अगर मैं नहीं आया तो अगर तुम नहीं गए तो कैंसिल करना पड़ेगा और फिर हम पूनम जी का अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते क्योंकि वो नाराज़ हो जाएंगी। तो आप एक काम करो, एस खान बन करके चले जाओ, पूनम जी का इंटरव्यू कर लो। तो इस तरह से आप पत्रकार बन गए, बना दिए फिर गए। मैं एक्चुअली पूनम जी के इंटरव्यू का नाम सुन के मेरे तो पसीने छूट गए क्योंकि मैंने कभी इंटरव्यू किया नहीं था। और मैंने खान साहब को पूछा कि आप अपॉइंटमेंट क्यों कैंसिल कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे घर में मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर्ड हो गई है और उनके फ्यूनरल में उनका फ्यूनरल होना है, तो मैं तो आ ही नहीं सकता। तो मैंने कहा अरे भाई इंटरव्यू को मारो गोली, मैं खुद आ जाता हूँ वहाँ पर आपके घर पर। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं प्लीज़ आप बताइए, आप प्लीज़ पूनम जी का जाके इंटरव्यू कर लीजिए। मेरे को कोई नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने एक फोटोग्राफर मुझे दे दिया था और हम लोग राजकमल स्टूडियो पहुंचे। राजकमल स्टूडियो में हमारी मुलाकात रमेश तलवार साहब से हुई, डायरेक्टर से। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। तो मैंने कहा मैं एस खान हूँ। मैंने झूठ कह दिया क्योंकि मैं एस खान के नाम से गया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि चलो आप मिल लो पूनम जी से। मेरी मुलाकात पूनम जी से करवाई और मैंने पूनम जी का इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के बाद जब मैं शाम में खान साहब से मैं मिला, खान साहब से जब मैं मिला तो उनको मैंने बताया कि इंटरव्यू बहुत मैंने किसी तरीके से पूरा किया क्योंकि अब हर सवाल के बाद रुमाल निकालता था, अपना पसीना पहुंचता था, फिर उनसे कुछ पूछता था। इस तरीके से जो मेरे दिमाग में आता गया मैं उनसे पूछता चला गया। तो खान साहब ने मुझसे कहा कि अभी आपने इंटरव्यू किया है तो अभी आप इंटरव्यू लिखो, क्योंकि आपको कैसी भूमिका बनानी, कैसे क्वेश्चन आंसर बनाने, आप खुद बना के लाओ। तो मैंने खान साहब के कहने पर वो पूरा इंटरव्यू मैंने लिखा और खान साहब को जाकर के फिर मैंने वो इंटरव्यू बताया। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये इंटरव्यू के नीचे बायलाइन आप अपना हनीफ ज़वेरी डाल दो और दिल्ली की एक मैगजीन का नाम उन्होंने दिया, बोले इस मैगजीन को आप भेज दो एडिटर के नाम पे। तो मैंने वो इंटरव्यू भेज दिया और 15 दिन में मुझे दिल्ली से लेटर आया कि आप और भी कंट्रीब्यूट कीजिए और साथ में मुझे कुछ 60 या 75 रुपये का चेक आया। तो मैंने एस खान को बताया कर यार ये तो बोले नहीं, अभी आप इसका मतलब है कि आप लिख सकते हो और आप एज ए फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो काम। और उस तरीके से पूनम जी के बाद फिर मैं खुद भी मतलब खान साहब के साथ जाता था तो मैं खुद भी सवाल करने लगा। इस तरीके से मैं ट्रेन होता चला गया और मैं खुद फिर इंडिविजुअल इंटरव्यूज करने लग गया और फिर काफ़ी मैगजीन्सों में मैं लिखने लग गया। इसी पे एक बात पूछ रहा हूँ कि आप जब पत्रकार बन गए तो उन दिनों आप जो पहला इंटरव्यू किए थे किस तरह से किए थे? मैंने आपके पास कलम था, टेप रिकॉर्डर था, पेपर था? उस जमाने में टेप का तो सवाल नहीं था, वो कलम के हिसाब से हम लोग को शॉर्ट हैंड नोट कर लेते थे और इंटरव्यू कर देते थे। और उसी दौरान मुझे स्टेज आर्ट इंटरनेशनल की तरफ से एक प्ले करने का ऑफर आया, तो मैंने प्ले लिखा नकली नवाब। तो नकली नवाब उन्होंने कहा कि टाइटल रोल आप ही कर लीजिए। तो मैंने एज ए राइटर, डायरेक्टर और टाइटल रोल के साथ मैंने नकली नवाब किया, जो बॉम्बे में सुपर हिट प्ले हो गया।
तो आपके जहन में कहीं था पहले एक्टिंग का था कि एक्टिंग करेंगे या मेरे एक्टर बनेंगे? मेरे जहन में कुछ भी नहीं था, ये सब चीज सामने आती गई और मैं करता चला गया, शायद मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। तो नकली नवाब जब हिट हो गया तो उसके चारों तरफ पोस्टर्स और रिव्यूज जो आए, तो फारूक शेख ने मुझे कांटेक्ट किया, क्योंकि फैमिली रिलेशन से। तो फारूक शेख ने मुझसे कहा कि आप इप्टा ज्वाइन कर लिए। मैंने इप्टा क्या चीज़ है, मैंने ज़िंदगी में नाम नहीं सुना था, पता नहीं था इप्टा क्या चीज़ है। तो बाद में पता चला इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन यानी कि इप्टा, और फारूक शेख ने मेरा फॉर्म भरा और मुझे इप्टा के ऑफिस में भेजे और मुझे कहा कि इतने पैसे, कुछ 36 रुपये 40 रुपये थे सब्सक्राइबर मेंबरशिप के, वो मैंने भरे। मैंने कहा अभी कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा कि जू गार्डन के पास उसका रिहर्सल्स होता है, आप वहाँ जाते रहिए, तो उनसे मिक्स होते रहिए। तो मैं बॉम्बे से डेली फिर इप्टा के चक्कर लगाने लग गया। तो इप्टा में फिर मेरी धीरे धीरे इप्टा में मुझे प्लेस मिलने लगे, छोटे छोटे रोल्स वगैरह। तलवार साहब के साथ काम किया, MS सत्यू के साथ कुछ प्लेस किए, सफ़ेद कुंडली, बकरी, बहुत सुपर हिट पे पहले से चल रहे थे, उसमें मुझे छोटे छोटे डायलॉग्स ये वो मिलते चले गए और मैं अपने हिसाब से काम करता रहा। तो उन्हीं दिनों सिद्धार्थ काक भी इप्टा पे थे, तो उन्होंने वो सीरियल बना रहे थे नेशनल नेटवर्क के लिए, बाबा जी का बाइस्कोप। तो सिद्धार्थ साहब ने मुझे 2 एपिसोड के लिए वो सीरियल में ले लिया और इस तरीके से मैं वो सीरियल में काम किया और इस तरीके से मेरा मामला आगे बढ़ता चला गया। लेकिन कमाने का शौक था, तो खान साहब ने मुझसे कहा कि अभी क्या किया जाए। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते। तो रिपीट वैल्यू के हिसाब से हमने फिल्में लेने का प्लानिंग की और हमने पहली फिल्म इंतकाम जो है, जो संजय खान और साधना जी की पिक्चर थी, जो सुपर हिट पिक्चर थी, उसको हमने रिलीज करने के लिए बॉम्बे में 10 वीक के लिए ले लिया। और उस ज़माने में थिएटर में ऐसा होता था कि थिएटर में हर शो में खड़े रहना पड़ता था ताकि वहाँ पे गड़बड़ी ना हो, कोई फ्री में पिक्चर ना देखे या वो बेच देवे, ऐसे ही किसी को ना बिठा दे। तो हम लोग खुद ड्यूटी देने लग गए। एक शो में खान साहब खड़े रह जाते थे, एक में मैं खड़े रहता, 10 हफ्ते इस तरह हम लोग 10 हफ्ते किसी तरह निकाले। कभी गुलशन में 1 वीक पिक्चर चली, तो कभी नंदी में चली, तो कभी हंजर में चली। ऐसे सिनेमा हॉल हुआ करते थे बॉम्बे में। तो फिर हमने लास्ट में 10 हफ्ते के बाद जब अकाउंट्स किया तो पता चला हमको सिर्फ 200 रुपये प्रॉफिट हुई है। और मुझे तभी लगा कि ये बहुत रिस्की बिजनेस है, जो पैसा घुसाएगा कभी कभी पूरा भी घुस जाएगा और कभी कुछ नहीं आएगा। तो हमने तौबा कर ली कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना है।